हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जंग के कई मरहले होते हैं। अब 7वां महीना चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन जंग होते हुए, और इसमें एक बड़ा मोड़ पिछले हफ्ते आया जब ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया। जवाबी हमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि दमिश्क में जो उनके कॉन्सुलेट पर इजराइल ने हमला किया था, 13 लोग मारे गए थे, जिनमें 6-7 लोग काफी इंपॉर्टेंट थे आईआरजीसी के। उसके बाद इन्होंने जवाबी हमला किया है। अब उसके बाद अजीब तिलमिलाहट है इजराइल, अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों में। अब एक ताजा खबर आई है जिसमें एक द क्रेडल नाम की एक वेबसाइट है जो वेस्ट एशिया की खबरों को कवर करती है। उसने एक खबर ब्रेक की है जो हमारे भारत के टेलीविजन चैनलों ने भी उसे दिया है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने ईरान को एक सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश की और ये कहा कि किसी एक जगह को खाली कर दो ताकि इजराइल अपनी फेस सेविंग के लिए एक हमला कर ले और मामला सब कुछ ठंडा हो जाएगा। लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे जॉन दयाल साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने कई जंगें कवर की हैं, कई देशों में विदेशी पत्रकार के तौर पर काम किया है और इस इलाके को कई बार दौरा किया है, बहुत नजदीक से चीजों को समझते हैं। और भी कई इश्यूज होंगे जिन पर हम बात करेंगे। इस वक्त ईरान किस तरह के सिग्नल दे रहा है, अमेरिका और इजराइल का आखिर गुस्सा कहां चला गया, जो हर दिन गुस्से में रहते थे, क्या कुछ है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर आज बहुत बड़ी है, भारत के चैनल ने भी यूज किए हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ईरान को मीडिएटर्स के जरिए, स्विट्जरलैंड एम्बेसी का नाम आया है जो उनके इंटरेस्ट देखते हैं तेहरान में, उनके जरिए मैसेज भेजा गया कि एक छोटा सा कोई हमला सिंबॉलिक करने दो और आप जवाबी कार्रवाई मत करना और मामला ठंडा हो जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि जंग शुरू होती है, ये कहा जाता है कि सच्चाई का सबसे पहले कत्ल होता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले सबसे पहले जैसे मैं अक्सर आपकी चैनल पर करता हूँ, मैं इसका एक इंडिया एंगल पहले बात करना मांगता हूँ, क्योंकि बाद में शायद वो रफा दफा हो जाता है या हम लोग भूल जाते हैं। आज दूसरी खबर ये है कि हिंदुस्तान पर हमारे राजनेता और बाकी लोग तोहमत दे रहे हैं कि वो यूएस का, यूएन का जो ईरान के प्रति एक सैंक्शंस लगाने की बात है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कि वो एक तरीके से अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि पिछली बारी जब सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ा वोट आया था तो इंडिया ने एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इजराइल के खिलाफ वोट दिया था बाय स्टेरिंग, और उसमें अमेरिका ने भी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसमें तो इजराइल अकेला पड़ गया था। मगर उसके बाद फिर हिंदुस्तान में खुद जो हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके से प्रो पैलेस्टीन रैलीज को रोका जा रहा है, यहाँ पर शायद इजरायली टूरिस्ट हो या अमेरिकन टूरिस्ट हो, वो प्रो पैलेस्टीन पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, फिर उनके खिलाफ लोकल पुलिस में मुकदमा हमारे जैसे लोग जाके दर्ज कर रहे हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान या तो न्यूट्रल रहे या फिर पैलेस्टीन के साथ, जिसके साथ वो 75 साल से है, उनकी हालत को देखे, उनके सब्र को समझे, उनकी जो वहां पे त्राई त्राई हुई है उसको समझे और साफ कहे कि ये जंग नहीं है, ये दानवता है, ये वॉर क्राइम है। और ये हिंदुस्तान अभी नहीं कह रहा है, और ये इसके ऊपर लोग अब देख रहे हैं। इलेक्शन का मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान में, मगर कॉन्शियंस का मुद्दा तो है, और वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को किसी हद तक देश की कॉन्शियंस और उसके जो फायदे नफा नुकसान है उसके साथ ही चलना पड़ता है। आप देख रहे थे कि किस तरह हिंदुस्तान इंटरनेशनल ओपिनियन को छोड़ते हुए अपने यहाँ से मजदूरों को इजराइल भेज रहा था, मगर जब फिर रॉकेट पड़ने लगे तो वो भेजना बंद हो गया, और अब फिर जोर आ रहा है कि उनको वापस बुलाओ। तो ये जो
वापस बुलाओ भेजो, वापस बुलाओ भेजो। इसमें हिंदुस्तान को साफ कर देना चाहिए कि जब तक वहां पे शांति नहीं होगी, हमारा कोई मजदूर अपनी जान गंवाने वहां पे नहीं जाएगा। मजदूर या इंजीनियर या स्पेशलिस्ट कोई भी वहां पे अपनी जान गंवाने नहीं जाएगा। आपको मजदूर चाहिए तो कहीं और से देखिए, या जुल्म करना बंद कर दीजिए। वहां पे पैलेस्टीनियन मजदूर काफी है जिनको भी पैसा कमाना है, रोटी रोजी करनी है, बच्चों को पालना है। तो ये तो हिंदुस्तान की बात रही है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक दो बड़ी रैलीज और मीटिंग्स होने वाली है प्रो पैलेस्टीन, दिल्ली में भी और जगह भी। तो जब होगी तो इसके ऊपर जरूर यकीनन आपके चैनल पे भी उसका डिस्कशन रहेगा। अब जो दूसरी बात आती है, जो कल से और आज रात से आ रही है, कि किसी तरीके से ईरान को परसुएट किया जा रहा है बैक चैनल से, थर्ड कंट्रीज से, स्विट्जरलैंड के थ्रू, कि आप कोई खाली जगह बता दीजिए जहाँ पे एक्स का निशान लगा दीजिए, इसराइल वहां पे बमबारी कर लेगा, सबों की इज्जत बच जाएगी। ये तो बचपना है ना, ये तो बचपना है। आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास और जगह है, आपके पास आपके हवाई जहाज है जिसके थ्रू आप मदद लेते हैं। आपको पता है कि इसराइल के हर हिस्से पे तो पॉपुलेशन नहीं है। इसराइल का अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वो तो खाली है। वेस्ट का ईरान पॉपुलेटेड है, फर्टाइल है, मगर सॉवरेंटी तो इस बात पर नहीं होती ना कि कौन सी जगह बेकार है उसमें बम मार दो, उसमें घुस जाओ। हाँ, कि अरुणाचल को छोड़ दो, लद्दाख में घुस जाओ, जैसे हिंदुस्तान के बारे में, चीन के बारे में कहा जाता है, हम कुछ नहीं करेंगे वहां पे। ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं होता है। यूक्रेन रशिया में ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने रॉकेट्स और बम्स को दोनों जगह में जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसमें करते रहिए, ना लोग मरेंगे ना कुछ होगा, आपकी जो आपके अंदर गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छा अच्छा अच्छा, जोंदयाल साहब, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है। जून 2019 में एयर स्पेस वायलेशन के इल्जाम में अमरीकी सबसे बड़ा महंगा ड्रोन ग्लोबल हॉक ईरान ने गिराया था। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला तकरीबन इलाका था। तो उसके बाद एक 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 खबर लीक होकर के आई थी ओमान से, कि अमेरिका ने ओमान से कहा है कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए एक सिंबॉलिक आपकी किसी खाली जमीन में, पहाड़ी में कहीं करें, और आप जवाबी कार्रवाई मत करना। यानी ये कितनी बचकाना बात है कि आप दुश्मन हैं या दोस्त हैं, ये पहले फैसला करना जरूरी है। फिर दुश्मन से ये आप चाहें कि हमारी मर्जी से जंग लड़ेगा, यही तो सारा झगड़ा है। अमेरिका को ईरान रेवोल्यूशन के बाद से सबसे बड़ा शैतान कहता रहा है, इजराइल को इस इलाके का नासूर कहता रहा है। ईरान से इतने रहम की भीख जो बार बार मांग रहा है अमेरिका या इजराइल, ये आखिर क्या है? ये कौन सी पॉलिटिकल साइंस में ये बात पढ़ाई जा सकती है? ना मिलिट्री साइंस में, ना पॉलिटिकल साइंस में, ना कौटिल्य ने सिखाई, ना किसी और ने सिखाई, ये सेन ने नहीं सिखाई। ऑन वॉर क्लॉसविट्ज की बड़ी फेमस किताब है, उसमें कोई इसका जिक्र नहीं है कि भाई जैसे मैं पहले कहता कि डेजिग्नेटेड एरियाज में लड़ाई होगी। एक जैसे बॉक्सिंग का होता है ओलंपिक रिंग में, ये कोई ओलंपिक थोड़ी चल रहे हैं, ये जियो स्ट्रेटेजिक पावर प्ले चल रहा है। ये इजराइल का नंगा जो दानवता है वो दिखाई दे रही है। उसमें तो इजराइल की जो उसने लड़ाई की, निहत्तों को मारा, 7,000 बच्चों को मारा, और आज की तो बड़ी उल्टी करने वाली बात आ गई, नॉसियस बात आई है कि उसके रॉकेट्स ने, जो फिलिस्तीनी कपल्स ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए रखे थे एम्ब्रियोस, जी जी जी, 7,000 कुछ एम्ब्रियोस एक चोट में मार दिया आपने। वो बड़े होके अगर वो उनको, उनका जो माँ बाप थे, माँ बाप तो थे तभी तो ये एम्ब्रियोस बने हैं, और अगर इनको जन्म देते तो ये खिलते फुलते वो बच्चे होते जिनकी पेरेंट्स ने दुआ की है, कितनी दुआ की है, कितना पैसा खर्च किया है
उन बच्चों को पैदा करने के लिए, और आपके एक रॉकेट ने 700 या 7000 किसको गिनती है उसको अपने हवा में उड़ा दिया। तो वहां पर तो आपने कोई डेजिग्नेटेड एरिया में नहीं किया ना, कि आप खाली जगह बता दीजिए हम वहां बम मारते रहेंगे। ये जो बहस है, इसका कुछ अगर ताल्लुक हो सकता है तो अमेरिका के इलेक्शन से हो सकता है, कि वहां पे बाइडेन किस तरीके से दोनों तरफ लिखते आए कि हम सिविलियंस को, फिलिस्तीनी सिविलियंस को भी बचा रहे हैं, और जो हमारी लॉन्ग कमिटमेंट है ज़ायनिस्ट को, इजराइल को, वो भी हम पूरी कर रहे हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की नाक तो बसती नहीं है ये कहने से, उसने तो जिसने ये हैवानियत कर दी है, ये शैतान के तरीके से कर दिया है, वो थोड़ी कहेगा कि मेरी इज्जत बतानी मेरे को। इज्जत बचानी होती तो 7 महीने पहले बात की जाती। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ये जवाब ही क्या चीज है, किस चीज का जवाब है? ईरान ने जो रॉकेट मारे, तो आपने ईरान के जनरल को क्यों मारा? किसने बात शुरू की, कब से? ये तो लगाएंगे तो फिर इसमें ईरान तो दोषी नहीं है ना, क्योंकि रेवोल्यूशनरी ईरान आने से पहले भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों को तो सताया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब शाह ईरान का अमेरिका का दोस्त था, तब भी आप फिलिस्तीनियों को सता रहे थे। तो आपने जो गुनाह किया है, वो तो पहला गुनाह तो आप ही का है। सारी चीजें जो दुनिया में हुई है वो रिटेलिएशन ही कहला सकता है, रिस्पॉन्स कराया जा सकता है, रिएक्शन कराया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे एक और भी आ रही है कि आपके गुनाहों में आप बाकी देशों को शरीक कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को आपने धब्बा लगा दिया। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन को कितना बड़ा धक्का यहाँ पे लगा कि वहां पे वो दोनों, वहां के जो रूलर्स है या मिलिट्री कमांड है, वो इस बात पे खुश है कि उन्होंने रॉकेट्स ईरान के किस रास्ते से जा रहे हैं उसकी वार्निंग आपने इजराइल को दी। आपने 2 अरब मुल्कों को, और एक मुल्क जहां के राजा अपनी डिनेस्टिक ओरिजिन कहां से ढूंढते हैं, हाँ? कितने पाक साफ उनकी डिनेस्टी है, आपने ऐसे 2 देशों को गुनाह में शरीक कर दिया। हालांकि वो खुद भी कोई खास बचपना नहीं है उनमें, वो सोच समझ के आंख खोल के इस गुनाह में शरीक हुए हैं। मगर कहने की बात यह है कि आपने अपने जुर्म में कितने लोगों को, जो शायद बेगुनाह ना हो, कितने देशों को आपने शरीक कर दिया है। कल को इस बात को एक्सपेंड हो जाता है तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ईरान को एक तो आप फिजिकल सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, तेल के ऊपर, अनाज के ऊपर, आर्म्स के ऊपर तो खैर टोटल सैंक्शन है ही। आप रशिया पे जोर डाल रहे हो कि ईरान के पॉलिटिकल समर्थन में ना आए। ईरान के ऊपर आपने मिलिट्री बंदिश भी कर रखी है। अब ये चौथी या पांचवी या छठी कौन सी बंदिश है आप उसको लगा रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी की उसको आपने लगा दी। उसी के जो हम हम मिजाज थे, उसी के जैसे इस्लामिक देश थे, उनको आपने ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया। इससे आगे आप क्या ईरान से सोचते हैं, मांगते हैं कि वो गुस्सा ना हो? क्या मांगते हैं आप उससे? ये बड़ी सोचने की बात है। और इसमें जो खुदगर्जी है और रिजल्ट्स को नजरअंदाज करते हुए आप जानबूझ के जानते हैं कि मामला भड़केगा, तब भी आप आग पे तेल डालते रहते हैं। ये जो वेस्ट की पॉलिसी है, नेटो की, यूरोपियन यूनियन की, G7 की, ये खतरनाक पॉलिसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक चीज, जॉन दयाल साहब, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूं। अभी वो नेतन्याहू जो रोजाना रफा पर हमले की धमकियां दे रहे थे, अब अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्क उसको ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना करे, उसके लिए अपनी तरफ से ईरान के खिलाफ पाबंदियों का वादा कर रहे हैं कि हम पाबंदियां लगाएंगे, आप फिक्र मत करो। एक खबर आती है कि
अभी जो है वो होल्ड पर रख दिया है, अभी हमला नहीं होगा। खुद ये नेतन्याहू के ऑफिस से भी ये बात आ जाती है। एक और खबर आती है कि पासओवर छुट्टियों के बाद ईरान के खिलाफ हमला होगा। तो ये जो इस किस्म के अब खबरें आ रही हैं मुसलसल, उसमें आपको क्या ताकत का बैलेंस जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है, क्या उसको उस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ईरान ने भी धमकियां दी हैं कि अगर इस बार कोई छोटा सा भी हमला किया तो अब हफ्ते 2 हफ्ते की फुर्सत और टाइम नहीं मिलेगा, हम सेकंड्स में जवाब देंगे। और अब भी हमने बहुत ही नपा-तुला जवाब दिया है, सिर्फ कॉन्सुलेट का बदला लिया है। इजराइल फिलिस्तीन को आजाद कराने वाला हमला नहीं चाहिए। अगर हम बड़ा हमला करते तो इजराइल खत्म हो चुका होता। वहां से ये धमकियां आ रही हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जिसने जंगें खुद देखी हैं, कवर की हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, ये तो जो जुमलाबाजी दोनों तरफ से है, उसके बाद उसके पीछे क्या है उसकी तरफ एक काम को ध्यान देना चाहिए। दो नुक्ते नजरिया हमको दिखते हैं। ईरान है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, उसको ना होने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और क्या क्या रिस्पॉन्सेज नहीं करनी चाहिए, उनकी आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज बुक, टेक्स्ट बुक की तरह चल रहा है वो। किस तरीके से बात को दबाया जाए, किस तरीके से जंग की जो धूल फैली हुई है, जो मौसम चल रहा है, उसको ठंडा किया जाए। दूसरी तरफ है इजराइल तो नंगा खेल रहा है, उसको तो छोड़ देते हैं। उसके साथ G7, EU, अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी पॉलिटिकल, व्हाइट हाउस और स्टेट, ये तीनों अलग अलग तरीके से, किस तरीके से अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। जैसे आपने कहा कि पावर शिफ्ट दोबारा, जो एक तरीके से यूनिपोलर हो गया था सोवियत यूनियन के हटने के बाद, अब वेस्टर्न कमांड के खिलाफ दोबारा उसको अपोज करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उसको पॉलिटिकली चैलेंज करने के लिए, जो रशिया एक बारी कमजोर पड़ चुका था, अब ईरान की रीढ़ की हड्डी दिखाने के बाद दोबारा एक तरीके से इनको एक वॉल दिखती है कि जिससे इनको टकराना पड़ेगा अगर ये आगे बढ़ना मांगते हैं। और उसमें जो दूसरी बात, फिर मैं उसी बात में घूम के आता हूँ कि अमेरिका ये जानते हुए कि ये हो रहा है, अब उन देशों को अपने साथ लेना मांग रहा है जो आज से 70 साल तक कभी भी उसके खेमे में नहीं थे, चाहे राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। जैसे हिंदुस्तान, जैसे साउथ एशिया के कुछ और देश, जैसे श्रीलंका, जैसे थाईलैंड वगैरह वगैरह। थाईलैंड तो हालांकि अमेरिका का रिक्रिएशन बेस रहता था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और वियतनाम के बाद कम हो गया था। इन देशों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान, सोवियत यूनियन और चाइना की एक्सिस के खिलाफ एक तरह से खड़े कर रहा है। ये जो मुहिम है, ये जो एक्सरसाइज है, इसका क्योंकि इसके जो मोटिव्स है वो नापाक है, तो ये एक्सरसाइज खुद एक डेंजर बन जाती है। एक कोल्ड वॉर की तरह दोबारा दुनिया को घुमाने की कोशिश की जाती है। और वो मेरा ख्याल है भविष्य के लिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिसमें और तरीके के हाइपर वेपन्स आ रहे हैं, अच्छी बात लगती नहीं है। टेंशन सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की और ईरान के प्रेसिडेंट की टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने ईरान के एक्शन को सही जस्टिफाई किया है और ये बताया है कि जो कुछ इजराइल ने किया वो गलत था, जो दमिश्क में उसने हमला किया। तो क्या आपको, और दूसरा, एक वहां के क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने कल कहा कि हम इजराइल और ईरान दोनों से बात कर रहे हैं, मामलात को ठंडा करने की हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन वॉर में वही अलायंस उसके सामने है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यानी जो रूस की डिप्लोमेसी है इस वक्त, उसे आप कैसे देख रहे हैं? पुतिन के बारे में खुद अपने देश में अपने लोगों के साथ, वो डिक्टेटर हैं या इलेक्टेड नेता हैं, उसकी बहस नहीं है यहाँ पर। ना स्टालिन के पास के बारे में थी और ना ही ब्रेजनेव या गोर्बाचेव के बारे में थे। वो इंटरनेशनल पोजीशंस क्या लेते हैं, दुनिया को उस बात से मतलब है, क्योंकि दुनिया इंटरनल मार्को मालो में तो
अमेरिका के रेसिज्म को भी हम आंख बंद कर लेते हैं, हिंदुस्तान के कम्युनलिज्म को भी हम आंख बंद कर लेते हैं, जापान के और चीजें हैं उन पे तो हम जहां मर्जी आती है हमारी आंख बंद कर लेते हैं। मगर जब इंटरनेशनल बात आती है, जब हमारी जान पर आती है, तब तो हमको बोलना ही पड़ता है। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे ये बात कई लोग कर चुके हैं कि चाइना, रशिया और ईरान तीनों की सरकारें बड़ी मेच्योरिटी से काम कर रही है, वो उकसा नहीं रही है। रशिया ने भी या फिर यूक्रेन वाली उसको उसके आगे नहीं ले गए हैं। कोई गलती से भी उनका रॉकेट किसी थर्ड कंट्री पे नहीं पड़ा है, किसी थर्ड कंट्री के हवाई जहाज को उन्होंने गलती से नहीं गिराया है। हालांकि रशिया कभी कभार ऐसी हरकतें कर देता है, उसके ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा हो कभी कभी गोली मार देता है उसको, चाहे वो पैसेंजर हो या वॉर प्लेन हो। मगर इसके बावजूद उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि वो यूक्रेन के साथ, जो कि नाटो के साथ उसकी बंदिश चल रही है, उसको आगे ले जाए। भड़काने का कोई काम नहीं है। चीन ने बड़े सब्र के साथ साउथ चाइना सी में, साउथ एशिया में, जापान सी में बड़े सब्र के साथ अमेरिका का जो अग्रेसिव प्रोवोकेटिव एक्शन है उसको एक तरह से नजरअंदाज किया है। अभी तक किसी को गिराया नहीं है, जो नॉर्थ कोरिया की तरह भभकिया नहीं दे रहा है। तो ये जो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये एक्सपोज कर देते हैं यूरोप और अमेरिका को। इसराइल को तो हम एकदम पढ़ाया कि वो बदतमीज है, बददिमाग है और इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और अपनी जगह जगह अपने मसल फ्लैक्स करने के लिए करता है, उसको हम छोड़ भी देते हैं। तो उसके जो एलाइज है, क्योंकि बिना इन एलाइज के, बिना अमेरिका के, मैंने आपको कई बार बताया है कि वो हर 3 दिन बाद उसको एक डोज चाहिए होती है हथियारों की, क्योंकि हथियार खत्म हो जाते हैं ना। गोली चल गई तो चल गई, उस गोली को दोबारा तो नहीं चला सकते आप। तो वो बिना अमेरिका की जंगी सहायता के, बिना यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिकल सहायता के और बिना पब्लिक सपोर्ट जो डिन करता है उन यहूदियों में जो अमेरिका में रहते हैं और बड़े पावरफुल है और जिनका अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा शिकंजा है, बड़ा जोर का, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री पे बड़ा जोर का, वॉल स्ट्रीट तो उनकी है ही है। तो ये जो एक्सपोज हो जाते हैं इस बात में, और ये मेरा ख्याल है उनकी राजनीति के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसका जो ओनली पॉजिटिव हिस्सा मेरे को दिखता है यूरोप में और अमेरिका में, वो है कि लोग सड़क पर आना शुरू हो गए हैं, चर्चेस के अंदर पीस की बात हो रही है। ये बहुत ही सुकून की बात है कि शायद जैसे वियतनाम की लड़ाई के बाद में हुआ था कि अमेरिका का जो पीपल्स प्रेशर है, अमेरिका के माओ का, अमेरिका के यूथ का, वो बाद में और अभी भी बाइडेन के ऊपर और जो भी और राजनीति में है उनके ऊपर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रखेगा। रही इसराइल की बात, तो इसराइल में नेतानियाहू को आज नहीं तो कल कटघरे में तो खड़ा करना ही है, सलाखों के पीछे जाना ही है। वो कितने दिन तक गाजा पे और बाकी फिलिस्तीनियों के ऊपर लड़ा के अपने मसल्स दिखाता रहेगा, ये तो ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। इसको अब हम एक तरीके से, जैसे यूक्रेन में था, लड़ाई चल रही है मगर इसको अब गिन के कल पीस होगी या परसों पीस होगी, इसके मेरा ख्याल है इसके ऊपर स्केल नहीं लगाना पड़ेगा चाहिए हमको, क्योंकि उससे एक जो इलॉजिकल उम्मीदें बनती हैं, इलॉजिकल उससे दिल बैठ जाता है, इलॉजिकल उससे समझने की शक्ति भी कुछ कम हो जाती है, क्योंकि एक टाइम का प्रेशर आ जाता है कि आज अगर पीस नहीं हुई तो हमने जो कहा था वो तो झूठा हो गया, हमारी नाक कट गई। ये ना तो कमेंटेटर के ऊपर होना चाहिए और ना मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के ऊपर, जो डिप्लोमेटिक फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये इतने दिन चल चुकी है, 2-4 दिन और चल जाएगी तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इससे ज्यादा नुकसान तो जब ही होगा जब कैपिटल्स के ऊपर बम पड़े, जो मेरा ख्याल आज की तारीख में शायद उम्मीद कम है। जी, जिस दिन ईरान ने हमला किया उस दिन खबर आई थी कि 190 दिन से ज्यादा हो गए, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि उस दिन गाजा पर इजराइल ने हमले नहीं किए, जिससे कुछ लोगों को ये उम्मीदें बंधनी शुरू हुई कि शायद ईरान के इस हमले के बाद कोई जंगबंदी की बात होगी। अमेरिका ने कहा कि हमास जिद कर रहा है, अगर वो जिद खत्म कर दे तो जंगबंदी हो सकती है। इस किस्म की बातें आई और
अर्दगान से मिलने के लिए हमास के लीडर पहुंच रहे हैं बात करने के लिए, इस्माइल हानिया। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, वक्त तकरीबन हमारे पास खत्म होने वाला है। वो ये कि इस ईरान के हमले के फौरन बाद एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, या हकीकत है या क्या है, वो खैर आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी क्या राय है। वो ये कि ईरान ने और अमेरिका ने आपस में मिल करके ऐसा कुछ हमला करना तय कर लिया जिससे इजराइल में कम से कम नुकसान हो और ईरानी जनता को भी खुश कर लिया जाए, वो भी सड़कों पर आकर के जश्न मना लें। और लेकिन साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये भी आया कि हम इजराइल की तरफ से कोई अब जो हमला होगा हम उसमें साथ नहीं हैं। तो क्या ये जो अमेरिका और ईरान के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग वाली जो खबरें आई थी, क्या आपको कुछ उस पर यकीन आया, या आपको कुछ, आपका क्या रिएक्शन था उस पर? क्या अमेरिका ये कहना मांगता है कि आगे हम जो कोई बर्बरता का एक्शन इजराइल लेगा उसमें साथ में देंगे? ये कह के क्या ये कहना मांगता है कि अब तक जो हुआ है उसमें साथ दिया है उसने? 7,000 बच्चों के खून में क्या अमेरिका कहता है कि हमारा हाथ है? औरतों के, पत्रकारों के, अनबॉर्न बेबीज का जो बात आ गई है उनके खून में, क्या अमेरिका ये मानने को तैयार है कि वो उसमें शामिल था? अगर मानने को तैयार तो फिर उसकी बात में कुछ लॉजिक आता है कि आगे से नहीं होगा, जब से गलती होगी आगे से नहीं होगा। तो अभी तो मान नहीं रहा है, वो कह ही रहा है कि हम माली सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, हथियार की सपोर्ट इजराइल को दे रहे हैं, मगर उसकी फिजिकल एक्शन में हम उसके साथ नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल के हक में है कि उसको कार्रवाई करने की अपनी तरफ से छूटे, क्योंकि उसके ऊपर सताया जा रहा है। अब ये दूसरी बात जो आपने कही वो इससे भी ज्यादा हास्यास्पद है कि हमें इजराइल के कोई ऐसी जगह पे हमला ना हो जैसे इजराइल का नुकसान हो। इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, उसे सारे जगह अपने हाउसिंग कॉलोनीज बना दी है, अपनी हद से बहुत बार। क्या जगह बची है उस पूरे इलाके में जहां पर एक गोली भी चल जाए और इजराइल का नुकसान ना हो? वो जानबूझ के सब जगह बैठा हुआ है वेस्ट बैंक में। तो अगर माना कोई बेवकूफ कहे कि हम पैलेस्टीनियंस को मारेंगे और गोली चलाए, तो गोली क्या इजराइल के मकानों पर नहीं पड़ेगी? वो तो नेक्स्ट डोर है, एक बीच में दीवार है। तो ये कहना, ये दुनिया की और पैलेस्टीनियंस की अकल का खिलवाड़ करना है, ये उनकी अकल की तौहीन करना है कि वो बच्चे ना समझे, ऐसी बातों को मान जाएंगे। उनके आज की तारीख में चाहे कोई भी हो, हमारा इतना एक ही हमारा स्लोगन है, सीज फायर नाउ। आज सीज फायर हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। सच बात यही है कि जो प्रोटेस्ट यूरोप और अमेरिका में भी हो रहे हैं सीज फायर नाउ के, वो वही फैसला हो, बाकी चीजें बाद में सेटल होती रहे। अब ये क्या कुछ होगा, बातचीत नेतन्याहू, वो अर्दगान क्या कुछ समझाएंगे, कोई इस्राएली फार्मूला बताना चाहेंगे हमास को, या धमकी देना चाहेंगे कि आपको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, आप कुछ कबूल करो, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।